हेलो दोस्तों, आइए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। इसके पहले एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए, इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैंने हिंदी में लिखा उसको मैं इंग्लिश में कर दूंगा। आपको नोट्स जो मिलेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि आपका नोट्स कहाँ मिलेगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा पहले यहाँ देखिए, दूसरा क्वेश्चन है डीसी जनरेटर क्या है, इसकी संरचना तथा कार्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसको क्या कहेंगे, व्हाट इज डीसी जनरेटर, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब डीसी जनरेटर क्या है, इसको क्या करना है, इसके संरचना और कार्य सिद्धांत दोनों को क्या करना है, वर्णन करना है, एक्सप्लेन करना है। देखिए, लिसन टू मी केयरफुली हियर, ये जो फिगर है ये बताएंगे। ये जब संरचना को एक्सप्लेन करना होगा तो ये फिगर बनाएंगे, जब कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करना होगा तो आप ये फिगर बनाएंगे। ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली। अब देखिए, पहले डीसी जनरेटर क्या होता है इसको देखते हैं। देखिए, डीसी जनरेटर वह मशीन होती है जो मैकेनिकल ऊर्जा को लेकर के इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलती है। जैसे आप जनरेटर घर पे लाते हैं फंक्शन वगैरह में, उसमें देखते हैं पीछे डीजल इंजन लगा होता है, आप उसको स्टार्ट करते हैं, डीजल इंजन मैकेनिकल एनर्जी देता है किसको, जनरेटर को, जनरेटर घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब जब घूमता है तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। इसी को ही हमें समझना है कि कैसे जनरेटर घुमाता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इसके पीछे का फिनोमेना साइंस क्या है, हम यहाँ पे इन चीज़ों को समझेंगे। जैसे देखिए, फैराडे साहब ने बताया था कि अगर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय प्रभाव आप कह दीजिए, तो अगर कोई चुंबकीय प्रभाव है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर उसमें किसी कॉइल को घुमाएंगे यानी कि कॉइल फ्लक्स से चेंज होगी। मतलब क्या है, जैसे हवा है, हवा में जब आप दौड़ेंगे मतलब आपके शरीर से हवा कटेगी तो आपको हवा महसूस होगा, आपको आनंद फील होगा। वैसे ही एक हम चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर दें, एक मैग्नेटिक फील्ड। अब बताइए, अब मैग्नेटिक फील्ड ही क्यों जनरेट किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर चेंजिंग लाया जाए तो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। मैक्सवेल साहब ने बताया था। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों लाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्यों लाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं लाते। इसके पीछे का रीज़न है कि जो एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की होती है कंपैरेटिवली, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में इसमें एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर होती है। सो वी लाइक मैग्नेटिक फील्ड इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, चाहे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करिए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करिए, अगर कंडक्टर चेंज कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होनी है, करंट फ्लो होना है। ठीक है, यू कैन नॉट अवॉइड दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट। देखिए, अगर आप जो किसी कैपेसिटर कंडेंसर की बात करेंगे तो उसके बीच में तो विद्युतरोधी पदार्थ होता है, लेकिन धारा किससे बह जाती है, वही चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। वो सब बातें बाद में होंगी। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, मैग्नेट है। ये मैग्नेट से एक चुंबकीय प्रभाव आएगा जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक चुंबकीय बल रेखा खींचेंगे और इस प्लेन से परपेंडिकुलर जितने भी चुंबकीय बल रेखा पास होगी वही तो चुंबकीय फ्लक्स है। तो अब देखिए, अब जब ये कॉइल इसमें रोटेट करेगा तो फ्लक्स कॉइल से कटेगा, फ्लक्स कॉइल से चेंज होगा। ये कॉइल है, ये फ्लक्स है, कॉइल फ्लक्स से चेंज होगा। जब कॉइल फ्लक्स से चेंज होगा तो जाहिर सी बात है इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, एन EMF इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन फ्लक्स चेंजेस विद द कॉइल। जब फ्लक्स कॉइल से चेंज होगा तो इसमें EMF क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। EMF का मतलब क्या, एक ऐसा कारण, एक ऐसा कारक जिससे परिपथ में धारा बहने लगे। जैसे मैं एक कारण जो जिससे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मार्कर एक कारण है जिसके द्वारा लिखा जा रहा है। उसी तरह से EMF एक कारण है जिससे इसमें धारा बहती है। अब वो आता कैसे है, इसके लिए भैया आप मैग्नेट ले लीजिए। जब मैग्नेट लेंगे तो फ्लक्स आ जाएगा, वो आपको दिखेगा नहीं, उसके आसपास रहेगा। इसमें कॉइल को घुमाइए, रोटेट कराइए। ठीक है, जब ये रोटेट करेगा, इसमें घूमेगा तो ऑटोमेटिक फ्लक्स कॉइल से चेंज होगा, ये भी आप नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो फ्लक्स जब कॉइल से चेंज हो गया तो हमारे फैराडे साहब ने बता दिया कि जो कॉइल इसमें रोटेट करेगा उसमें EMF आना है। ठीक है, मतलब एक कारण आना है जिससे धारा बहने लगे। अब धारा इसमें बहेगी तो कैसे बहेगी भाई। अब आप इसमें सोचने वाली बात यह है कि धारा ऐसे बहेगी
कि धारा ऐसे बहेगी। इसको कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, इसको डिसाइड करने के लिए फ्लेमिंग साहब आए। उन्होंने बताया कि ठीक है, फ्लक्स कॉइल से चेंज होगी, कॉइल में धारा बहेगी, लेकिन उसकी दिशा क्या होगा, ये बात किसने बताई थी? फ्लेमिंग साहब ने बताई थी। तो जनरेटर के केस में फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। किस काम के लिए? ये जो इसमें धारा बहेगी उसकी दिशा निर्धारित करने के लिए। ठीक है, तो चूंकि धारा आ रही है तो दिशा निर्धारित करना पड़ेगा। तो इस बात को किसने बताया था? फ्लेमिंग साहब ने बताया था। कैसे बताया था? देखिए, उन्होंने कहा था आपने दाहिने हाथ की इन तीनों उंगलियों को, किसको ये थंब और ये फोर्थ फिंगर मतलब चौथी उंगली, ये मिडिल फिंगर मतलब मध्यमा, इन तीनों उंगली को एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस प्रकार रखें कि अगर ये कुंडली, ये आपकी जो उंगली है फोर्थ फिंगर, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाए और ये घूमने की दिशा में हो जाए। क्यों हम रखेंगे इन दोनों को इन दिशाओं में? क्योंकि भैया हमको मालूम है कि चुंबकीय क्षेत्र एन से एस की ओर जाते तो इसको उस दिशा में रख देंगे। हम जनरेटर को घुमा रहे हैं खुद, तो हमको ये भी मालूम है जनरेटर क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब नीचे से ऊपर घूम रहा है कि ऊपर से नीचे घूम रहा है, ये भी हम जान रहे हैं। इसलिए अंगूठे को उसके दिशा में रख देंगे। तो ये उंगली जहाँ जाएगी वो तुरंत धारा की दिशा को ही बताएगी। इसमें कुछ सोचना नहीं है, संदेह नहीं है। इसको रखना है घूमने की दिशा में, इसको रखना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ये ऑटोमेटिक धारा की दिशा को प्रदर्शित कर देगी। यही फ्लेमिंग साहब ने बताया था। तो यहाँ देखिए, ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र, इस दिशा में रख दिए। हम जनरेटर को नीचे से उठा के ऊपर की ओर, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं, नीचे से उठ के ऊपर, तो हम अंगूठे को ऊपर की ओर दिखा दिए। तो यहाँ देखो ना, ये उंगली ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब धारा ऐसे इसमें बह रही है, ऐसे होकर के धारा इसमें पास हो रही है। ठीक है, ऐसे होकर के धारा इसमें क्या हो रही है? पास हो रही है। ये फ्लेमिंग साहब ने बताया था, उस अनुसार आपने देख लिया। अब इसमें भी अगर आपको धारा की दिशा निकालनी है तो ऑटोमेटिक देखेंगे धारा की दिशा नीचे की ओर ही आएगी। ठीक है, क्यों, कैसे? अब ये तो कंडक्टर नीचे की ओर जा रहा है, ये उठा तो ये नीचे की ओर जा रहा है, तो अंगूठे को नीचे की ओर कर लीजिए। देखिए, नीचे के चुंबकीय क्षेत्र तो एन से एस की ओर है। देखिए, ये उंगली धारा की दिशा नीचे की ओर जा रही है ना, तो धारा देखिए नीचे फ्लो हो रही है। ठीक है, तो फ्लेमिंग साहब ने इस तरह से बताया कि कैसे धारा की दिशा निर्धारित की जाती है। अब यहाँ पे धारा बह के आ गई। अब इस धारा का नेचर क्या होगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा। डीसी मशीन अगर है तो धारा का नेचर हमेशा एसी, कोई भी मशीन हो, आर्मेचर में जब कॉइल फ्लक्स को चेंज करेगी तो कॉइल में एसी ही बनेगा। ठीक है, इसका रीज़न क्या है ये बताइए। एक बार ये कॉइल एन के फील्ड में है, दूसरी बार ये कॉइल एस के फील्ड में जा रहा है, तो ये बताइए जब कॉइल एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाएगा तो धारा भी चेंज होगी, जाहिर सी बात है। इसलिए इसका नेचर ऑटोमेटिक एसी बन जाता है। अब बहुत डिटेल नहीं बताएंगे क्यों ऐसा बनता है, परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, पैरेलल होता है तो क्या होता है। यहाँ इन सब चीज़ों को जानने की नीड नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ जानने की ज़रूरत नहीं है। अब ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूर जानिए कि कोई भी मशीन हो, आर्मेचर अगर है, मतलब एक कॉइल में हमेशा जो कॉइल फ्लक्स को काटता है उसमें हमेशा एसी धारा ही बहती है। उसके पीछे का ये रीजन है। एक बार एन के क्षेत्र में एन के कारण मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो हुआ, एस के कारण करंट ऐसे फ्लो होगा, दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगा, इसलिए एसी ही होती है। लेकिन अगर हमें डीसी सप्लाई चाहिए तो इसके लिए एक कम्यूटेटर का प्रयोग हम करते हैं। कम्यूटेटर का मतलब क्या है कि इसमें हार्ड ड्रॉन कॉपर होती है, इसमें दो स्लॉट होते हैं, इनके बीच में माइका के एक स्ट्रिप डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके बीचों बीच में माइका के एक स्ट्रिप डाल देते हैं और फिक्स कार्बन ब्रश इस पे लगा देते हैं, प्लस और माइनस। ये चेंज नहीं होता है, प्लस और माइनस ये फिक्स होता है, अपने जगह पे ये बना हुआ होता है। समझ रहे हैं ना, इसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता है। और बीच में जो माइका है ना, ये धारा की दिशा को बदलने नहीं देता है। ठीक है, इसीलिए ये जो इसको बोलते हैं स्प्लिट रिंग, इसको बोलते हैं या तो स्प्लिट रिंग कहिए या तो इसको क्या कहिए, स्प्लिट रिंग कहिए। इस यही थोड़ा हिंदी वाला में प्रॉब्लम है। स्प्लिट देखिए इंग्लिश में इसे लिख देंगे स्प्लिट रिंग, हिंदी में भी लिख लीजिएगा। स्प्लिट रिंग इसको बोलते हैं। इसमें बीच में माइका का स्ट्रिप लगा देते हैं, धारा की दिशा को ये बदलने नहीं देता है और ये ब्रश फिक्स होता है, इसलिए धारा एक निश्चित डायरेक्शन में ही फ्लो होती है, चेंज नहीं होती है।
ठीक है। कैसे, अगर मान लीजिए ये आपका ए है, बी है, ये सी है, डी है, ये रोटेट होके ए बी उधर चला जाए, सी डी इधर भी आ जाए, लेकिन ब्रश चूँकि अपनी जगहों पे फिक्स है इसलिए धारा हमेशा एक ही दिशा में फ्लो होती रहेगी, धारा चेंज नहीं होगी। इस प्रकार ये जो कम्यूटेटर है ये धारा की दिशा में परिवर्तन कर देता है। मतलब अगर एसी है तो उसको डीसी में बदल देता है जनरेटर के केस में। मोटर के केस में एसी को डीसी बदल के आर्मेचर के अंदर भेजता है। तो दोनों में इसका काम अलग अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। जनरेटर और मोटर में इनका काम अलग अलग होता है, एक कभी ना समझिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वर्कआउट करता है। इसको डीसी में इसका कन्वर्जन कैसा है फिगर बना के ठीक से अच्छे से समझा दूंगा। यहाँ बस इतना समझिए कि ब्रश और कम्यूटेटर दोनों मिल करके इस एसी को डीसी में बदल के लोड को देते हैं। लोड मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। लोड का क्या मतलब होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी, जैसे बल्ब है, फैन है, एसी है, कूलर है, हीटर है, ये सब क्या है, लोड के एग्जाम्पल हैं। तो आपको वर्किंग प्रिंसिपल में जनरेटर के डेफिनेशन में ही लिखना है, मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और संरचना कार्य सिद्धांत में यही लिखना है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कॉइल को रोटेट कराते हैं तो कॉइल से फ्लक्स चेंज होते हैं और कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, जैसा कि फैराडे साहब ने बताया था। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया। अब संरचना के बारे में अगर बताना होगा तो इस फिगर को डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा हर एक पार्ट को, ठीक है। देखिए, जो इसका सबसे ऊपर वाला बाहरी आवरण है इसको हम बोलते हैं योक। क्या बोलते हैं इसको, योक बोलते हैं। ये छोटे मशीनों के लिए कास्ट आयरन का या कास्ट स्टील का बना होता है। अब बड़े आयरन मशीनों के लिए सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, बड़े मशीनों के लिए सिलिकॉन स्टील का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बड़े मशीनों के लिए जो बाहरी आवरण है ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। छोटे मशीनों के लिए कास्ट स्टील या कास्ट आयरन का बना होता है। ये क्या करता है ना, ये अंदर धूल, गर्मी, बरसात, इन चीज़ों को अंदर जाने से रोकता है। एक तरीके के छत का कार्य करता है, एक सुरक्षा, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इसके अंदर के सारे भागों को, ठीक है। ये है आपका योक। अब देखिए, इस पे ये मैग्नेटिक पोल्स लगे हुए हैं। इनका काम होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स को जनरेट करना, मतलब एक चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करना, तभी ना कंडक्टर उसमें रोटेट करेगी, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो इनका काम है चुंबकीय फ्लक्स को जनरेट करना। भैया कैसे जनरेट करेंगे, जब तक इनको सप्लाई नहीं मिलेगी ये जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो सप्लाई के लिए हमें क्या करना है, सप्लाई के लिए हमें क्या करना है, इसमें तार लपेटना है, ठीक है। इसमें तार लपेट कर आपस में इनको कनेक्ट किया जाता है। फिगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैंने कनेक्ट नहीं किया है। इनको आपस में कनेक्ट करके धारे की दिशा के अनुसार ही ये पोलैरिटी होती है। नहीं तो ये बताइए या न्यूक्लियस कभी अलग अलग हो सकते हैं, संभव ही नहीं है। जितना काटेंगे उतना या न्यूक्लियस बनता जाएगा। यहाँ अलग अलग कल्पना करिए दिखाया गया, ऐसा है नहीं, तारों के द्वारा आपस में इनको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। ये कैसे होता है इसको अगर जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसका वर्किंग आपको समझा दूंगा। यहाँ पे देखिए, तो ये आपके कॉइल हो गए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स देंगे। इसको बोलते हैं पोल शू, मतलब मैग्नेटिक पोल का जूता, ठीक है। ये भी आपका कास्ट स्टील का बना होता है, मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है पोल। और ये जो है आपका सिलिकॉन स्टील का बना होता है पोल शू। ये देखिए इस प्रकार से होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स को क्या करें, मोड़ करके आर्मेचर के ऊपर क्या कर सके, डाल सके। जो इससे निकल रहे हैं सारे के सारे फ्लक्स इसको क्या कर सके, इस आर्मेचर के ऊपर डाल सके। इसीलिए थोड़ा सा देखिए टर्न करके बनाया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं पोल शू, ठीक है। यह ना केवल लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। लो रिलक्टेंस का मतलब क्या, ये बताओ यार, जब ये ज़्यादा इधर मुड़ा रहेगा ऐसे तो कम से कम एयर इसके संपर्क में रहेगी, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स ही इसके संपर्क में रहेगा, ठीक है। इसलिए पाथ का जो रिलक्टेंस है, जो विरोध है, फ्लक्स के पाथ का जो विरोध है वो कम हो जाएगा, तो ज़्यादा ज़्यादा फ्लक्स आपके आर्मेचर पे पड़ेगी। पहला फ़ायदा। दूसरा क्या है, जो इस पर बाइंडिंग आपने लपेटा है उसको एक सहारा, एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, नहीं तो सड़क के बाइंडिंग नीचे चली जाएगी, ठीक है। हमेशा ध्यान रहे इन मैग्नेटिक पोलों में हमेशा डीसी सप्लाई दी जाती है, इनको क्या करने के लिए, मैग्नेटाइज होने के लिए। एसी क्यों नहीं दी जाती है, एसी दे देंगे तो क्या होगा, पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। तो एक
प्रॉपर टार्क, एक बल आघूर्ण इस आर्मेचर पे नहीं लग पाएगा, ठीक है, जिससे आपका आर्मेचर ठीक से घूम नहीं पाएगा। अब टार्क का मतलब क्या, एक ऐसा बल जो किसी ऑब्जेक्ट को चारों तरफ घुमा दे, उसी को क्या कहेंगे, बल आघूर्ण। तो ये आपका अगर इक्वल बल आघूर्ण चाहिए, समानुपात में चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमें डीसी सप्लाई हमेशा मैग्नेटिक पोल कोर में देना है, ठीक है। देखिए अगर ये जो मशीन है सेल्फ एक्साइटेड है, तो जो कम्यूटेटर डीसी सप्लाई बना रहा है उसी को इसके अंतर्गत भेज देते हैं, ठीक है। तो शुरुआत में फ्लक्स कहाँ से आया ये आपको सोचना है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अगर बाद में सेल्फ एक्साइटेड है तो जो इसमें बन रहा है डीसी वो इसको दे रहे हैं, तो पहले फ्लक्स कहाँ से आ गया, पहले फ्लक्स कटेगा तभी ना करंट आएगी। ये बात आपको सोचना है, आपको बताना है, ठीक है। तो अगर सेपरेटली एक्साइटेड है, मतलब पृथक उत्तेजित है, तो हम इसको बाहर से बैटरी लगा के एक्साइट करते हैं ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स से जनरेट करे। मैग्नेटिक फ्लक्स जब आ गया तो कॉइल चाहिए, कॉइल तो आर्मेचर के अंदर बना हुआ है। अब कॉइल में रोटेशन चाहिए ताकि इन फ्लक्सों को काटा जा सके, क्योंकि फैराडे ने बताया था जब तक कॉइल फ्लक्स को काटेगा नहीं तब तक कॉइल में विद्युत बल आएगा नहीं। अब इसको घुमाने के लिए हमें वही डीजल इंजन चाहिए। डीजल इंजन घूमेगा तो ये आर्मेचर दोनों कपलिंग से ऐसे क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है कपलिंग से। तो जब डीजल इंजन घूमेगा तो आर्मेचर घूमेगा ही, कॉइल घूमेगी तो फ्लक्स कॉइल को काटेगी। जब कॉइल फ्लक्स को काटेगी तो कॉइल में एक विद्युत वाहक बल आ जाएगा, मतलब वो कारण आ जाएगा जिससे धारा बहती है। तो अब आर्मेचर में आपकी एसी धारा बहने लगेगी, कम्यूटेटर उसको डीसी में बदल के सर्किट में पहुंचा देगा। ये काम है आपका क्या, कम्यूटेटर का। तो आर्मेचर भी हो गया बीच में, जिसमें कॉइल लपेटा होता है। तो आर्मेचर का जो कोर है जिसमें कॉइल लपेटा जाता है वो सिलिकॉन इस्पात का बना होता है और उसको पतले पतले पत्तियों में काट करके पंच करके बनाया जाता है। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो यू, क्योंकि लेमिनेशन उसको बोलते हैं। अगर उनको लेमिनेट करके ना बनाया जाए तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी जिसको हम बोलते हैं ईडी करंट। ये एक गंभीर समस्या है जो नहीं होना चाहिए, ये जनरेट हो जाएगी। क्यों जनरेट हो जाएगी भाई, ये बताइए। धारा केवल इसमें ही फ्लो होगी, धारा के पास सेंस नहीं है कि केवल तार में फ्लो हो, जिस पर यह तार लपेटा हुआ है उसमें भी फ्लो हो जाएगी। इसलिए उसको पतले पतले पत्तियों में काट करके विद्युत बर्निश से लेपित करके फिर पंच करके लगाते हैं ताकि वो धारा कम से कम उसके अंदर फ्लो हो सके, ठीक है। तो लेमिनेट करके आर्मेचर को बनाते हैं। इसमें दो तरह की बाइंडिंग होती है, एक लैप वाइंडिंग, एक वेव वाइंडिंग, ठीक है। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग किस लिए, वेव वाइंडिंग अगर हाई वोल्टेज चाहिए और लो करंट चाहिए तो वेव वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, सीरीज वाइंडिंग है। अगर आपको हाई करंट चाहिए, लो वोल्टेज चाहिए तो लैप वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। लैप वाइंडिंग मतलब क्या, ये आपका एक तरीके का पैरेलल वाइंडिंग है, ठीक है। जब करंट हमें ज़्यादा चाहिए, वोल्टेज कम चाहिए तो हम लैप वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, जो आपका लैप वाइंडिंग होती है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है। ध्यान देना है आपको, इस तरह से ये जाती है, ऐसे जाती है। मान लीजिए दो स्लॉट हैं तो ऐसे जाती है, ऐसे जाती है। एक दूसरे के ऊपर ये क्या करती है, ओवरलैप करती है, एक दूसरे के ऊपर आती है, लैप दूसरे के ऊपर आती है। और आपका जो वेव बाइंडिंग होती है एक तरंग की भांति ऐसे जाती है, एक तरंग की भांति आगे बढ़ती है, ठीक है। और ये क्या है, हमारे दो स्लॉट में करना तो ये इसी में क्या होगी, कंटिन्यूस लपेटी जाएगी। इसलिए 2 बरस यहाँ 2 बरस यहाँ 4 बरस हो गए, जितने पोल उतने बरस, उतने समांतर पाथ इसमें होते हैं लैप में। अब वेव में चूँकि एक स्टार्टिंग एंडिंग दो ये चीज़ बन रहा है तो दो ये रास्ते होते हैं, इसलिए समांतर पाथ इसमें, जिसमें करंट बाहर निकलता है जिस पाथ से, उसमें लैप वेव वाले में केवल 2 ही होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लैप और वेव बाइंडिंग आपके आर्मेचर में होती है। 2 तरीके की बाइंडिंग होती है। कम्यूटेटर आपका हार्ड रन कॉपर का बना होता है, उसके बीचों बीच में क्या होता है, माइका का स्लिट होता है, स्प्लिट। फिर इसके ऊपर ब्रश लगे होते हैं, ब्रश से आसानी से सप्लाई ले लेते हैं या दे देते हैं, ठीक है। कार्बन का ब्रश इसमें हम क्या करते हैं,
इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर इसके तारों को ऊपर जोड़ने के लिए हम क्या लगा देते हैं, टर्मिनल बॉक्स, वो बेकेलाइट का बना होता है। और जनरेटर के स्टार्टिंग में और एंडिंग में हम इंड प्लेट लगाते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे और कोई बाहरी चीज़ उसके अंदर आसानी से घुस ना जाए। तो इस तरह से एक एक पार्ट्स को कंस्ट्रक्शन में आपको एक एक पार्ट हेडिंग डाल के किससे बना है और उसका काम क्या है, दो दो लाइन इसमें सब के बारे में लिखते जाना है। वर्किंग प्रिंसिपल में फिगर बना के इसके सिद्धांत को एक्सप्लेन करना है, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है। भाई देखिए ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक पोल है, फ्लक्स दे रहे हैं, कॉइल को हम रियल इंजन से घुमा रहे हैं, फ्लक्स कॉइल से कट रहे हैं, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है जो कम्यूटेटर के द्वारा डीसी में बदल के लोड में फ्लो करवा दिया जा रहा है। बस सिंपल, आपको इतना ही आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट उपयोग कर देना है, जो सिद्धांत है उसको इसमें अप्लाई कर देना है बस। ठीक है, अगर साथ में कंस्ट्रक्शन जोड़ा हुआ है तो आप इसको बना करके इसके एक एक पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपना विचार दीजिएगा। धन्यवाद।